समात में भाई मैं तो जज साहब ने मुझे बुलाया था, बाबर रवान साहब ने, बाबर सत्तार साहब ने एज एन माइकस क्योरे, तो मैंने अपनी ओपिनियन दी है, उसके बारे में मैं ज़्यादा बात कर सकता हूँ। बाकी मुख्तलिफ महकमा के लोगों ने और महकमों ने जिसमें FIA, IB और पैमरा, PTA, इन्होंने दरख्वास्तें दी थी कि जज साहब ये केस न सुने, बाबर सत्तार साहब ये केस न सुने। और बड़ी ही मतलब इसके लिए क्या स्ट्रॉन्ग अल्फाज इस्तेमाल किया जा सकता है, पर बहुत ही गलत ग्राउंड और एप्लीकेशन थी। इस तरह तो किसी जज को कोई बैठ ही नहीं सकता। उनको कहा गया कि आपके क्लाइंट्स जो थे वो टेलीकॉम इंडस्ट्री में होते थे, तो अब आप टेलीकॉम इंडस्ट्री का कोई केस ही नहीं सुन सकते। यानी अगर फौजदारी का वकील हो वो जज बन जाए तो वो कहेंगे जी फौजदारी मुकदमा तो आपके आगे लग ही नहीं सकता, पर चूँकि आप 6 महीने लाहौर हाई कोर्ट में कंपनी जज भी रहे हैं, इसलिए कंपनी किसी का भी केस नहीं लग सकता। और आपने ये 10 दीवानी केस भी सुने थे, तो दीवानी केस भी नहीं लग सकता। ये बड़ी अजीब उनकी मंतक थी। और जज साहब ने उनको बड़ी हियरिंग दी कि आपको मतलब किस तरह ये महसूस होता है, या तो कोई उनकी ज़ात पे कोई पर्सनल उनके पास कोई एविडेंस हो कि उन्होंने कोई उनका कोई इंटरेस्ट है, उनकी कोई उसमें अपना मुफाद है, मुफाद आमा का केस है और इसमें वो ले आना जज साहब को कि आप उठ जाए। हमारे यहाँ जज साहबान इस मामले में अक्सर ओवर सेंसिटिव होते हैं। उनको ज़रा कह दें कि जी आप ना सुने तो वो कह देते हैं कि अक्सर कि मैं नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनते सर, आप सुने सुने सुने। दूसरी पार्टी या हम कर रहे होते हैं उनकी मिन्नत, वो कहते हैं जब इन्होंने कह दिया हमें आपको में एतमाद नहीं है तो मैं नहीं सुनूंगा। बाबर सत्तार साहब ने उनसे पूछा कि आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि मैं छोड़ दूं इस केस को। वो सब नहीं है कि उनका कहना यह था कि जी आप चूँकि इस इंडस्ट्री के केसेस करते रहे, या आप चूँकि जजों का लेटर में भी आपने लिखा है, जजों का लेटर, और उसमें आपने लेटर में हसास इदारे ISI वगैरह का नाम दिया है, तो आप न सुने। जज साहब ने आज बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा, और वो ये है कि उन्होंने न सिर्फ इन दरखास्तों को लायक समाअत ही नहीं समझा, इस बुनियाद को कि आप फौजदारी केस करते रहें या आप दीवानी केस करते रहें, आप केस नहीं सुन सकते, ये हर अदालत पे ये लगना शुरू हो जाता। तो जज साहब ने आज जिन महकमों ने भी ये दरखास्तें इस ग्राउंड पे दी हैं और वो नहीं बता सके कि जज साहब में अपना कौन सा तअस्सुब है, क्या है, जज साहब का अपना क्या मुफाद है। एक सीधे साधे जज को जो ईमानदारी से फैसले करता हो उसके ऊपर इस तरह के इतराज़ लगा देना, ये तो रवायत ही बन जाए। तो जज साहब ने उन सब महकमों को 5-5 लाख रुपया जुर्माना भी किया हर जाना देने के। पता नहीं लिखे हैं कि सबको उनको 5-5 लाख रुपया जुर्माना किया ताकि कंटेम्प्ट तौहीन अदालत की भी सजाएं दी। ये मैं से फिर अब इस केस का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं एतजाज़ हसन साहब, आप पर्सनली? मैं तो अमाइकस हूँ, मैं किसी पार्टी को नुमाइंदा नहीं हूँ, तो ये देखेंगे। सरकारी पोजीशन साहब के एक्सटेंशन के हवाले से बातें हो रही हैं, कुछ तरमीम लाई जा सकती हैं हुकूमत की तरफ से, अगर ऐसा होता है तो कैसे देखते हैं? अगर चीफ जस्टिस का ओहदा सिर्फ उसको एक्सटेंड होता है और उनके बारे में ये एक टेन्योर पोस्ट बना दिया जाता है, यानी अगर
काजी फैज ईसा साहब को 3 साल दे दिए जाते हैं, तो फिर उसका एक तो नतीजा ये है कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे, मुनीर साहब चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे, ये इस दौरान रिटायर हो जाएंगे, और फिर जो अगले चीफ जस्टिस आएंगे वो भी 3 साल के लिए हुए, तो जो अच्छे जज मंदुखेल साहब और आयशा मलिक साहब आए, ये भी रिटायर हो जाएंगी। अब ये मेरा नहीं ख्याल कि काजी फैज़ ईसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान में ऐसा करना है, क्योंकि सारे जजेस को फिर और सूबे के चीफ जस्टिस को भी ये मिले तो फिर सारे जजेस अफेक्ट होते हैं, पता नहीं कितने जजेस अफेक्ट होते हैं। तो ये अगर किया तो एक तो ये लगेगा कि ये कोई रियायत ली है, गवर्नमेंट से बरात लिया काजी फैज़ ईसा साहब, और मेरा नहीं ख्याल कि वो अच्छा इतनी नेक नामी कमा के इस किस्म का खुद कुछ जैकेट पहन के आ जाएंगे। अच्छा, लास्टली बताइएगा एतजाज़ अहसन साहब, कल सुप्रीम कोर्ट में भी 6 जजेस के हवाले से केस की समाअत होने जा रही है, क्या आपको लगता है कि केस मंतकी अंजाम तक पहुंच सकता है? जी पहुंच सकता है। जी सर, आज की समाअत एंगल चेंज सर जी तो यार वो सारे लग गए।